हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने वर्मी कंपोस्टिंग का आज हमने थर्ड लेक्चर को लेकर आ गए हैं। आज थर्ड लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए हमने देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम डिस्कस करने वाले हैं यानी कि अर्थवर्म एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि अर्थवर्म यानी कि केचुआ की जो मॉर्फोलॉजी है, ठीक है ना, यानी कि बाहरी जो संरचना है उसके ऊपर हमने डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो में शुरू से और अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है ना, ये केचुआ का आपका मॉर्फोलॉजी हो जाएगा यानी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो हमने एक एक चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है, क्या कह रहा है। तो स्टूडेंट चाहो तो आप इसे पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो केचुआ का जो शरीर होता है, केचुआ का शरीर कैसा होता है। तो केचुआ का जो शरीर होता है लंबा होता है, बेलना के आकार होता है। ठीक है ना, कैसा होता है, लंबा बेलना के आकार होता है तथा और यदि कलर की बात करें तो ये लाल और भूरे रंग का होता है। ठीक है ना, लाल और भूरे रंग का होता है। यहाँ पर देख सकते हैं इनमें खंडे पाए जाते हैं, जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, यानी कि 100 से लेकर 120 तक का समान खंड पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं और ये खंडों में बटा हुआ होता है। ठीक है, और यहाँ क्या कह रहा है, ये जो अंतरखंडीय खाँचों द्वारा ये पृथक रहते हैं। किसके द्वारा ये पृथक रहते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अंतरखंडीय जो होता है वो खाँचों द्वारा वो पृथक रहते हैं। ठीक है, यानी कि अलग रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो केचुआ में जो स्पष्ट सिर का अभाव होता है, तो आपने वैसे केचुआ को देखे होंगे, तो जो उसका जो सिर होता है वो स्पष्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं कि शरीर का जो प्रथम जो खंड होता है स्टूडेंट, शरीर का जो प्रथम खंड होता है पेरिस्टोमियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रथम खंड होता है उसे हमने क्या कहते हैं, पेरिस्टोमियम कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं इसे अग्रभाग पर अर्धचंद्राकार मुख होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसा मुख इनका होता है, यदि कि अर्धचंद्रा के आकार होता है। ठीक है ना, यहाँ पर इस प्रकार से देख पा रहे हैं। आगे क्या कह रहा है कि पेरिस्टोमियम का पृष्ठ भाग जो होता है, पृष्ठ भाग आगे की ओर एक पिंड के रूप में निकला हुआ होता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो एक पिंड के रूप में निकला होता है जिसे हमने यानी कि प्रोस्टोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोस्टोमियम कहते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, इसका संरचना आपने इस प्रकार से देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसे यानी कि प्रोस्टोमियम कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस केचुआ का जो अग्र सिर को देख सकते हैं। ठीक है ना, प्रोस्टोमियम कहते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टूडेंट आगे बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है, प्रत्येक परिपक्व केचुआ में क्या कह रहा है, प्रत्येक परिपक्व केचुआ के जो शरीर में 14वें, 15वें तथा 16वें खंडों के चारों ओर एक ग्रंथिल कोशिका, कौन सी कोशिका, एक ग्रंथिल का मतलब ये समझ लीजिएगा कि ऐसी कोशिका जो पदार्थों को क्या करती है, स्त्रवण करती है। ठीक है ना, पदार्थों को स्त्रवण करती है। एक वो जो कोशिका होती है वो मोटी होती है। ठीक है ना, मोटी होती है और वो कैसी होती है स्टूडेंट, चिकनी होती है। कैसी होती है, चिकनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मोटी और चिकनी होती है, यानी कि मेखला रूपी रचना होती है। कैसी उसकी रचना होती है, मेखला रूपी रचना होती है। यहाँ पर देख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लाइटेलम कहते हैं। ठीक है ना, और क्लाइटेलम कुकुन का निर्माण करता है। ठीक है ना, जो क्लाइटेलम होता है मैं आप लोगों को अभी थोड़ा सा दिखाई देता हूँ। ठीक है ना, जो क्लाइटेलम का थोड़ा सा संरचना दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जो मोटी केचुआ के शरीर में मोटी जैसी और चिकनी जो संरचना होती है उसे थोड़ा सा दिखा दूँ स्टूडेंट। ये है आपका केचुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लाइटेलम ये संरचना है। ठीक है ना, यहाँ की जो कोशिका होती है वो ग्रंथिल कोशिका होती है जो फूली हुई होती है और चिकनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार से आपने इसे देख सकते हैं। और ये किसका निर्माण करता है स्टूडेंट, कुकुन का निर्माण करता है। कुकुन एक श्लेष्म पदार्थ होता है। ठीक है, जो आगे चलकर वे कठोर होता है। ठीक है ना, और जो केचुआ की जो अंडे होते हैं उसे संरक्षित करती है, यानी कि उसे रक्षा करती है। ठीक है ना, उसे प्रोटेक्शन देती है। तो चलिए स्टूडेंट थोड़ा सा कोकुन के ऊपर डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं केचुआ में जो कोकुन है एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जिसमें केचुआ अपने अंडे को रखते हैं और यह एक श्लेष्म पदार्थ से बना होता है जो कठोर होकर और अंडे को सुरक्षित रखता है। ठीक है, और यहाँ पर आगे देख सकते हैं स्टूडेंट, आगे क्या कह रहा है कि केचुआ का जो जीवन चक्र होता है, तो केचुआ का जीवन चक्र एक अंडे से शुरू होता है जो कि एक कोकुन के अंदर होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर देख सकते हैं कि और फिर युवा जो होता है स्टूडेंट, ठीक है, केचुआ के रूप में विकसित होकर और बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, तो जो कोकुन होता है जब युवा में जब हो जाता है केचुआ तब वो विकसित होकर बाहर निकल जाता है। तो ये होगा कोकुन के बारे में स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आगे बातें कर लेते हैं। ठीक है, क्लाइटेलम के कारण केचुआ को 3 भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, कौन कौन से भागों में बांटते हैं, यानी कि पूर्व क्लाइटेलर हो जाता है। ठीक है ना, दूसरे नंबर पर क्लाइटेलर होता है,
तीसरे नंबर पर पस क्लाइटेलर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बात करें स्टूडेंट, आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि केचुआ में प्रथम और अंतिम क्लाइटेलर खंडों को छोड़कर प्रत्येक खंड के मध्य में यानी कि 80 से 120 कैंटीनी सूक यानी कि सीटी की एक पक्ति पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या पाई जाती है, एक पक्ति पाई जाती है। ठीक है, प्रत्येक सूक यश के आकार का होता है। यह देह भित्ति में एक परत में एक गर्त में धंसा रहता है जिसे सूक कोष कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं स्टूडेंट, सूक कोष कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसे सूक और इसे कोष कहते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि सूक का जो निर्माण होता है सूक कोष के आधार पर स्थित एक निर्माण कोशिका द्वारा होता है। ठीक है, आगे बात करें स्टूडेंट, क्या कह रहा है, सूक का जो मध्य भाग होता है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं सूक का जो मध्य भाग जो होता है वो फूला हुआ रहता है, जिसे हमने क्या कहते हैं, नोड यूलस कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड यूलस कहते हैं। सूक का 1/3 भाग सतह से बाहर निकलता है। ठीक है, सतह से बाहर निकलता है, सूक गमन में सहायता करता है। ठीक है ना, सूक जो होता है वो गमन में सहायता करता है। ठीक है ना, गमन यानी कि मूवमेंट कराने में सक्षम होता है। ठीक है ना, केचुआ को। ठीक है, आगे बात करें स्टूडेंट, आगे क्या कह रहा है, चलिए इसके थोड़ा सा हमने संरचना के ऊपर डिस्कस कर ले। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसकी संरचना को देख सकते हैं, इसकी माउथ को देख सकते हैं। इनका जो माउथ होता है स्टूडेंट देख सकते हैं, यानी कि पेरिस्टोमियम से इनका माउथ घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पेरिस्टोमियम से इनका जो माउथ होता है वो घिरा हुआ होता है। ठीक है ना, तो देख सकते हैं, और ये खंडों में डिवाइड होता है। ठीक है ना, और क्लाइटेलम पाया जाता है जो किसका निर्माण करता है, तो यहाँ पर इसे देख सकते हैं क्लाइटेलम ये पाया जाता है जो ये किसका निर्माण करता है, कोकून का निर्माण करता है। ठीक है ना, और कोकून एक श्लेष्म पदार्थ होता है। ठीक है, बाद में ये कठोर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं डॉर्सल को देख सकते हैं, यानी कि मिड डॉर्सल लाइन को देख सकते हैं, डॉर्सल कोर को देख सकते हैं, और यहाँ पर गूदा को भी देख सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से केचुआ का पाया जाता है। मेल फीमेल दोनों एक में ही पाए जाते हैं, तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, सीटी को भी देख सकते हैं, इस प्रकार से पाए जाते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे यदि चित्र बनाने के लिए कहा जा रहा है तो आपने इसे ज़रूर इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है ना, अच्छी तरह से देख लीजिएगा, और चाहो तो अपनी स्क्रीनशॉट भी इसे ले सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है ना, क्या कह रहा है, कह रहा है स्टूडेंट यहाँ पर केचुआ के शरीर में निम्नलिखित छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छिद्र यानी कि पोर पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमने माउथ के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, माउथ के ऊपर शरीर के अग्र भाग पर अर्धचंद्राकार मुख पाया जाता है, जैसे कि आपको पहले से पता है। ठीक है ना, जो पोरिस्टोमियम जो यानी कि पेरिस्टोमियम से घिरा रहता है। ठीक है ना, प्रोस्टोमियम द्वारा ये ढका हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, गूदा को भी देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट। ठीक है ना, तो गूदा को यहाँ पर देख सकते हैं, शरीर के पश्च सिरे पर खड़ी दरार रूप में गूदा पाई जाती है। गूदा कैसी पाई जाती है, यानी कि दरार के रूप में इनके शरीर के पश्च सिरे पर यानी कि गूदा पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं शुक्र ग्राहिका छिद्र पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, यानी कि 5वें से 6वें, 6वें से 7वें, 7वें से 8वें तथा 8वें से 9वें खंडों की अंतर यानी कि अंतर खंडीय खाँचों में अधर प्रसर्व तल पर स्थित 4 जोड़ी शुक्र ग्राहिका छिद्र पाई जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बातें कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर चौथे नंबर पर देख सकते हैं क्या कह रहा है, पृष्ठ छिद्र यानी कि डॉर्सल जो कोर होते हैं 12वें खंड के पीछे अंतिम खाँचों को छोड़कर 12वें खंड के पीछे और अंतिम खंड को छोड़कर प्रत्येक अंतरखंडीय खाँचों के मध्य पृष्ठ भाग में प्रगोही कक्ष के सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है ना, छिद्र यानी कि जिन्हें पृष्ठ छिद्र कहते हैं। ठीक है, 5वें नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि ब्रैकेट छिद्र। ठीक है ना, यानी कि नेफ्रोडियो और ये त्वचीय ब्रैकों के अत्यंत सूक्ष्म छिद्र प्रथम 2 खंड के अतिरिक्त अन्य खंडों में छिद्रें पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 6वें नंबर पर देख सकते हैं स्टूडेंट, यानी कि मादा जनन छिद्र। मादा जनन छिद्र किसमें पाई जाती हैं, तो 14वें खंड यानी कि क्लाइटेलर क्षेत्र में 14वें खंड के अधर तल पर मध्यवर्ती मादा जनन छिद्र पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं। 7वें नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, 7वें नंबर पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि नर जनन छिद्र पश्च क्लाइटेलर भाग में 18वें खंड के अधर तल पर प्रसर्व में एक जोड़ी नर जनन छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं कि पश्च क्लाइटेलर भाग में 17वें
तथा 19वें खंडों के अधर पसर्व भागों में एक जोड़ी बिंबाकार उभार पाए जाते हैं जो मैथुन में सहायता करते हैं। जननिक अंकुर कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? जननिक अंकुर कहते हैं, यानी कि जेनिटल पापिलाई कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, पूरी तरह से ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी मॉर्फोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, यदि आपका संरचना पूछा जा रहा है किचुआ का, तो आपने संरचना जरूर इसके बारे में डिस्कस जरूर कर देना, चित्र के माध्यम से बढ़िया आप लोगों को लिखना है एग्ज़ाम में। ठीक है, आगे बात करेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में, तब तक का बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर। ठीक है, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर। धन्यवाद।